एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो बेसिक्स है उसमें स्टेप वाइज हम लोगों को सिखाया जाता है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट एन एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे जिसमें इंजरी हुई हो, चाहे डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हुई हो, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट्स होता है। सो रूल्स ये कहता है कि ऑल ऑल एक्सीडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। जितने भी एक्सीडेंट्स हैं वो इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला स्टेप्स होता है हम लोगों का गैदरिंग द फैक्ट्स। जब भी कहीं पर एक्सीडेंट हमारे वर्क प्लेस पे होगा, कंस्ट्रक्शन साइट हो या इंडस्ट्री हो या कोई भी वर्क प्लेस होता है, अगर वहां पर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग फैक्ट्स को गैदर करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल सकती है, और उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसके क्या रीजंस रहे। तो एक्सीडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट होता क्या है? तो एक्सीडेंट इज ए फाइनल इवेंट इन एन अनप्लान्ड प्रोसेस दैट रिजल्ट इन इंजरी और इलनेस टू एन एम्प्लॉइज एंड पॉसिबली प्रॉपर्टी डैमेज। एक अनप्लान्ड इवेंट का एक प्रोसेस होता है जिसे एक्सीडेंट कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप इंजरी होती है या एम्प्लॉइज को चोट लगती है या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है या इलनेस होती है। तो इसको हम लोग एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट जो होता है वो फाइनल रिजल्ट होता है जो इफेक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ कॉजेज होते हैं। अब उसमें सरफेस कॉज, रूट कॉज, ये कॉज होते हैं, कारण होते हैं। कुछ मेन कारण होता है, कुछ मेन कारण के बाद का कारण होता है जो उस मेन कारण की वजह से उत्पन्न होता है। तो उसका रिजल्ट होता है एक्सीडेंट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया कि एक पर्सन है या कोई वस्तु या कोई थिंग्स है, कोई इक्विपमेंट्स है, कोई टूल्स है, कोई मटेरियल्स है। सो डज समथिंग दैट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ स्टेट। कोई ऐसा काम उससे किया जाए जिसकी वजह से जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, वो चेंज हो जाए। अभी वो फिजिकल स्टेट में था और प्रॉपर तरीके से था, बाद में वो चेंज हो गया। तो कहा कि ए पर्सन और थिंग्स, इक्विपमेंट्स, टूल, मटेरियल एक्सेट्रा विल डू समथिंग दैट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ स्टेट। वो या तो वो कोई व्यक्ति करेगा, कोई व्यक्ति या वस्तु की स्टेट चेंज हो जाए, तो भी हम लोग एक्सीडेंट्स कहते हैं। कोई पर्सन होता है या कोई चीज होती है, कोई उपकरण है, कोई मटेरियल है, वो किसी के ऊपर ऐसा इफेक्ट डाले, ऐसा प्रभाव डाले कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, तो भी हम लोग एक्सीडेंट्स कहते हैं। तो कहा कि एन एक्सीडेंट्स में बी द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। एक एक्सीडेंट बहुत से फैक्टर्स के कारण हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होती जरूर है। जो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स का मतलब वही सरफेस कॉस्ट, रूट कॉज क्या है उसका, सरफेस कॉज क्या है। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने डोमिनो थियरीज को देखा था, पढ़ा था कि एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर आता है। अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट किस चीज का रिजल्ट होता है। कहा इंजरी हुई है तो इंजरी एक्सीडेंट्स की वजह से हुआ है। एक्सीडेंट क्यों हुआ है? क्योंकि अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन क्रिएट की गई है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्यों क्रिएट हुई है? क्योंकि पीपल की फॉल्ट हुई है उसमें। पीपल ने फॉल्ट क्यों कॉज किया है? क्योंकि उसका कुछ एंसेस्ट्री फैक्टर हो सकता है या सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। तो बहुत से कारणों की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, देखा है। फिर रिपोर्टिंग एन एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ओशा की बात करते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट्स हो, जिस जगह पर एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो कोई भी एक्सीडेंट अगर हुआ है तो उसको हम लोगों को रिपोर्ट करनी पड़ती है। जैसे ओशा का स्टैंडर्ड है 1904.39 है, तो रिपोर्टिंग फैटिलिटीज के बारे में बताता है, रिपोर्ट करने के बारे में, क्योंकि घातक चोट लग गई है तो रिपोर्ट करिए। हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति, कोई वर्कर हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट करिए। एम्पुटेशंस हुआ है, लॉस ऑफ एन आइस हुआ है, आंख में चोट लगी है। इस तरीके की बहुत सी, अगर कोई वर्क रिलेटेड इंसिडेंट ओशा के अकॉर्डिंग अगर होता है तो उसे एक प्रॉपर तरीके से नोटिफाई करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो कहा विद इन 8 आवर्स, 8 घंटे के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ वर्क प्लेस पे, तो विद इन 8 आवर्स आफ्टर जो भी एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसमें डेथ हो गई है, तो विद इन 8 आवर्स आफ्टर द डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉइज एज रिजल्ट ऑफ वर्क रिलेटेड इंसिडेंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 8 घंटे के अंदर अगर कोई डेथ होती है तो 8 घंटे के अंदर
You must report the fatality to the Occupational Safety and Health Administration, OSHA USA लेबर डिपार्टमेंट। जो OSHA लेबर डिपार्टमेंट है उसको विद इन 8 आवर्स आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। और कहा अगर कोई व्यक्ति इम्पेशेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, एक या एक से ज़्यादा वर्कर्स हैं, एम्पुटेशन होता है, लॉस ऑफ आइस होती है या वर्क रिलेटेड इंसिडेंट होता है, तो यू मस्ट रिपोर्ट द इम्पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, इम्पुटेशन और लॉस ऑफ एन आई टू ओशा विद इन 24 आवर्स। अगर कोई ऐसी चोट लगती है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आंख फूट गई या बॉडी का कोई पार्ट्स कट गया, तो 24 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है ओशा को। लेकिन डेथ हुई है तो विद इन 8 आवर्स उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हाउ सून मस्ट एन एम्प्लॉयर रिपोर्ट अ वर्क रिलेटेड फैटिलिटी टू ओशा। अगर डेथ हुई है तो कब उसको रिपोर्ट करना चाहिए? विद इन 30 आवर्स, विद इन 20 आवर्स, विद इन 16 आवर्स, विद इन 8 आवर्स। तो विद इन 8 आवर्स जो है वो डेथ को, फैटिलिटी को रिपोर्ट करना पड़ता है। अब एक्सीडेंट्स के बहुत से टाइप्स होते हैं। एन एक्सीडेंट इज नॉट जस्ट एन इवेंट दैट कैन बी लम्प्ड इनटू वन बिग कैटेगरी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट बस एक कैटेगरी है, उसको हम लोगों ने एक्सीडेंट कह दिया तो वैसे एक्सीडेंट हो गया, नहीं। एक्सीडेंट्स के बहुत से डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कहा बताया गया कि इन रियलिटी देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे स्ट्रक बाई, किसी फोर्सफुली चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जिससे कोई टकरा जाना। जैसे द फोर्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट, कोई घूमता हुआ चीज है और वो आकर के किसी व्यक्ति को, वर्कर को लग जाए, स्ट्रक बाई है। या स्ट्रक अगेंस्ट है, अ पर्सन फोर्सफुली स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट, द पर्सन प्रोवाइड द फोर्स टू एनर्जी। स्ट्रक बाई का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आकर के घूमता हुआ और किसी वर्कर को लग जाए। और स्ट्रक अगेंस्ट का मतलब होता है कि एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टकरा जाए। कॉन्टैक्ट बाई, कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, वो जो है जो कि हार्मफुल हो, जिसकी वजह से इंजरी कॉज हो सकता है, वो किसी वर्कर के बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट में आ जाए। कांटेक्ट विद, कहा एक पर्सन, कोई, अच्छा कांटेक्ट बाई में कोई सब्सटेंस का किसी व्यक्ति के पास आना होता है तो कांटेक्ट बाई एक्सीडेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, पत्थर कटिंग कर रहा है, स्टोन कटिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, उसकी डस्ट जो है वो उड़ करके किसी वर्कर के पास आई है तो वो कांटेक्ट बाई हुआ है। और कांटेक्ट विद का मतलब है कि एक पर्सन जो है वो खुद किसी हार्मफुल सब्सटेंस या मटेरियल के कांटेक्ट में आ जाए, खुद जा करके चला जाए। जो काट रहा है तो वो कांटेक्ट विद होगा और जो दूर खड़ा हुआ है वो कांटेक्ट बाई होगा। तो इस तरीके से कॉट ऑन होता है कि कोई पर्सन है, अब उसका जो है कोई इक्विपमेंट्स है, वो रोटेटिंग पार्ट है, घूमता हुआ कोई कोई पार्ट है या रुका हुआ भी पार्ट भी हो सकता है। बट कोई वर्कर ऐसा है जो कि अपना बैलेंस लूज कर जाए और वो मशीन के ऊपर गिर जाए, यानी मशीन, कॉट ऑन का मतलब कोई व्यक्ति का किसी मशीन के ऊपर गिर जाना जिसकी वजह से वो उसको पकड़ ले, है ना, और वो उसको पुल कर ले, खींच ले। और कॉट इन का मतलब होता है कि हाँ, मशीन का खुद से खींच लेना कॉट ऑन। और कॉट इन का मतलब होता है कि एक वर्कर है, कोई पास में जा रहा है, उसने लूज क्लोथ्स पहन रखे हैं या कोई गार्ड लगा हुआ था जहां पर घूमता हुआ मशीन का पार्ट था और उसके पास में गया तो उसकी शर्ट की स्लीव्स उसके अंदर फंसी और वो उसको खींच ले गया। कॉट बिटवीन का मतलब होता है दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में किसी वर्कर का फंस जाना। फॉल टू सेम सरफेस, किसी व्यक्ति का ठोकर लग के स्लिप होकर के सेम सरफेस पे गिर जाना। फॉल टू बिलो, किसी एलिवेटेड लेवल के ऊपर, ऊंचे ऊंचे लेवल्स के ऊपर से किसी वर्कर का गिर जाना। ओवर एक्सर्शंस, कोई बार बार एक ही काम को, किसी हैवी लोड्स को उठाना जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर उसका बड़ा इफेक्ट पड़े, तो ओवर एक्सर्शंस है। या बॉडली रिएक्शंस होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पॉस्चर आप लेकर के, एंगल ऐसा हाथ घुमा करके पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये बॉडली रिएक्शंस होता है कि मसल्स या खिंचाव हो जाना, स्ट्रेन या स्प्रेन हो जाना। ओवर एक्सपोजर हो जाना, एक लंबे समय के बाद एक वर्कर जो होता है वो, जिसे हार्मफुल एनर्जी का उसके ऊपर इफेक्ट आना। जैसे नॉइस है तो वो एक दिन में, लाउड नॉइस एक दिन में हमको डिजीज कॉज नहीं कर सकता है। हीट है ना, बहुत से कोल्ड है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर्स का इफेक्ट है, तो वो एक लंबे समय के बाद एक्सपोजर करेगा हमारी बॉडी के ऊपर,
तो उसका इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेफ्टी काउंसिल, दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सीडेंट टाइप इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के ऊपर जो सबसे मोस्ट कॉमन जो वर्क प्लेस का एक्सीडेंट है वो क्या है? ओवर एक्सर्शन, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका देना, बहुत ज़्यादा काम करना। तो ये बहुत ही नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है एनएससी है उसके सामने देखा गया है। तो कहा गया कि ये बहुत ही कॉमन सा जो है वो एक्सीडेंट्स देखा गया है एनएससी के सामने। एंड इफेक्टिव एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स होते हैं बहुत से। अब इफेक्टिव एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स में देखा जाता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट्स होता है और वो एक्सीडेंट्स में अगर वो हायर लेवल का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सेवरिटी बहुत हायर लेवल की है, तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें यूजली सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स को इंक्लूड किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट के बंदे भी होते हैं, वर्कर्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो फैक्ट फाइंडिंग की एक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। एक टीम अप्रोच होती है जिसमें जिसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। तो इफेक्टिव एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम्स के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का होना जरूरी है। देन अगेन ट्रेनिंग, जो भी बंदे इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट्स होंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से जो टेक्निक्स होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसे प्रॉपर तरीके से उनको बताया जाता है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। देन फैक्ट फाइंडिंग्स के ऊपर वर्कआउट होता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स कैन बी फाइंड आउट। फॉल्ट फाइंडिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग वर्सेस फॉल्ट फाइंडिंग होता है। सो मोटो जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन का, वो बेसिकली फैक्ट एंड फॉल्ट फाइंडिंग होता है। व्हाट फैक्ट इज देयर, व्हाट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस वी आर गैदरिंग एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फॉल्ट बिहाइंड दिस एक्सीडेंट्स इज। किस तरीके का फॉल्ट हमारे इस एक्सीडेंट्स के पीछे है, जिसे हम लोग रूट कॉज कहते हैं। तो रूट कॉज किसी भी एक्सीडेंट्स का क्या है, और उस रूट कॉज को फाइंड आउट करना और उस रूट कॉज को अपनी जगह से हटा देना, निकाल देना, सो दैट कि हम दोबारा रीअकरेंस को उसको रोक सकें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे उस तरीके के एक्सीडेंट्स ना हो। तो फैक्ट फाइंडिंग वर्सेस फॉल्ट फाइंडिंग का हम लोगों को हमेशा इसको सेपरेट करके रखा जाता है। देन रिकमेंडेशंस होते हैं, जो रिपोर्ट्स हम लोग सबमिट करेंगे। फाइनली इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट्स के अंदर हमारा करेक्टिव एक्शन या कंट्रोल मेजर जो भी होगा कि उस रूट कॉज को के एक्सपोजर या उस रूट कॉज की जो सेवरिटी है उसको कम करने के लिए या उसको रीअकरेंस से रोकने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर रिकमेंड किया जाएगा वो हम लोगों को रिपोर्ट में देना होता है, उसको रिकमेंडेशंस में दिखाना होता है। देन एक फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लिखी जाती है, और वो मेक श्योर करती है, जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है हमारी, कि सरफेस कॉज क्या है उस एक्सीडेंट्स का या रूट कॉज क्या है उस एक्सीडेंट्स का। तो जो मोस्टली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इनइफेक्टिव होती हैं, है ना, कि वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर देती हैं, अनकवर्ड होती हैं अंडरलाइंग रीजंस, जो अंडरलाइन कॉजेज होते हैं किसी भी एक्सीडेंट्स के, या जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। बट द फैक्ट इज दैट द रिपोर्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी वेरी इफेक्टिव। वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, उस पर प्रॉपर तरीके से जो रूट कॉज है, जो अंडरलाइन कॉज है, वो प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए, और जो भी कंट्रोल मेजर हैं वो कंट्रोल मेजर को ही प्रॉपरली मेंशन करने चाहिए, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक serious action against that root cause to remove them from our work site to stop the reoccurrence of such kinds of accidents in future. Then again the follow up लेना, follow up बहुत important होता है कि जो भी कंट्रोल मेजर के लिए करेक्टिव एक्शन आपने रिपोर्ट में मेंशन की है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही हैं। सो द रिस्पॉन्सिबल पर्सन नीड टू मेक श्योर दैट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करेक्टिव एक्शंस आर कंप्लीटेड और नॉट विद इन ए गिवन टाइम। समय जितना भी गिवन टाइम दिया गया है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया है। Then review. Annually, accident reports must be reviewed properly. A couple of safety committee members
evaluate the accident report for consistency and quality. जो सेफ्टी कमेटी मेंबर्स होते हैं वो एनुअली रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मेंटेन रहे। ये इंश्योर करने के लिए कि जो इस रिपोर्ट के अंदर रूट कॉज मेंशन किया गया था, उसको रूट कॉज को रीअकरेंस से बचाने के लिए जो कंट्रोल मेजर मेक श्योर किए गए थे वो अभी भी वहां पर इम्प्लीमेंट किए हैं कि नहीं है, ऐसा इंश्योर करने के लिए तो रिव्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? किसी भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन टू डिटरमाइन द लीगल लायबिलिटी, क्योंकि ये लॉ है इसलिए हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, या टू फाइंड फैक्ट नॉट फॉल्ट, फैक्ट को फाइंड करने के लिए, नॉट फॉल्ट को फाइंड करने के लिए, टू प्रिवेंट द ओशा इन्वेस्टिगेशन, ओशा इन्वेस्टिगेशन को से अवॉइड बचने के लिए, टू एस्टेब्लिश हु हैज एट फॉल्ट, कि या ये सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि किसकी गलती थी, नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज टू फाइंड द फैक्ट नॉट फॉल्ट। फैक्ट फाइंडिंग मेन पर्पस होता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का, कि क्या रीजन है, उसके फैक्ट को फाइंड आउट करेंगे सो दैट वी कैन स्टॉप द रिकरेंस। 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहला स्टेप्स होता है कि जो भी एक्सीडेंट सीन होती है उसे सिक्योर करना चाहिए। सिक्योर क्यों किया जाता है कि अगर इमिडिएटली हमने सीन को सिक्योर नहीं किया, सो जो वहां पर फैक्ट्स हैं, जो क्लूज हैं जिसके थ्रू हम रूट कॉज को, मेन कारण को पता कर सकते हैं, वो वहां से हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। So the first step in an effective accident investigation procedure is to ensure the accident scene as soon as possible so that we can accurately gather the fact. हम लोग फैक्ट को आसानी से और सही एक्यूरेटली फैक्ट को गैदर कर सकें। अच्छा, इस पॉइंट में एट दिस पॉइंट वी आर नॉट येट इंटरेस्टेड इन व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट। इंस्टेड हम लोग को इस स्टेप्स पे ये नहीं इंश्योर करना है या इससे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन मेकिंग द एक्सीडेंट सीन सिक्योर सो दैट यू कैन गैदर एज मच पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जो भी जो सीन है उसको सिक्योर करना, जो वार्निंग टेप लगा करके, कोन लगा करके, गार्ड्स को पोस्ट करके, पीपल्स को वहां से हटा करके उस सीन को सिक्योर करना, सो दैट कि वहां पर जो फैक्ट फाइंडिंग्स वाले जो क्लूज हैं वो वहां से हट ना जाए या हटाए ना जा सके। सो फिर उसके बाद जब सीन को हम लोग सिक्योर कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन को। तो कहा डोंट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग द सीन अंटिल इट इज सेफ टू डू सो। पहला स्टेप से होता है कि जो सीन है मेक श्योर दैट एक्सीडेंट सीन इज सेफ। इंश्योर कर लीजिए कि वो एक्सीडेंट सीन जो है वो सेफ है, और सेफ होने के बाद ही आप वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएंगे। सो एज द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर, आप जो चूंकि आप अपॉइंट होंगे, यू विल बी अपॉइंटेड एज ए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर, सो यू डोंट वांट टू गेट in the way of emergency responders because lots of people must be there। और भी लोग होंगे जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स होंगे, जो कि उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे होंगे। सो एज एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर आप कभी भी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के बीच में नहीं आएंगे। इट इज ऑल्सो नॉट सेफ टू स्टार्ट इफ हैजर्ड्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली मिटिगेटेड। और जब तक के इंश्योर न कर लीजिए कि वहाँ के जो हैजर्ड्स हैं वो प्रॉपरली मिटिगेट किए जा चुके हैं या नहीं किए जा चुके हैं, तब तक जो है आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन शुड द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बी इनिशिएटेड। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कब इनिशिएट करना चाहिए? तो ऑप्शन में दिया जाता है कि विद इन 8 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट, immediately after the event when it is safe to do so, when OSHA requires it। तो the correct answer is when it is safe to do so, as soon as possible, but when it is safe to do so। जल्दी से जल्दी करना होता है बट जब वो वर्क प्लेस हमारे लिए सेफ होगा। सेकेंड स्टेप्स होता है डॉक्यूमेंटिंग द एक्सीडेंट सीन। एक्सीडेंट के सीन को डॉक्यूमेंट्स करना। तो पहली चीज ये हो कि जब आपने एक्सीडेंट सीन को आपने सिक्योर कर लिया है और रोप्ड ऑफ कर दिया है, चारों तरफ से टेप लगा दिया है, उसमें कोई किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, तो अब आपके लिए इमीडिएटली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप स्टार्ट कर दें जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने के लिए, जो एविडेंसेस हैं,
जो कि उस वर्क प्लेस पे जो सीन ऑफ एक्सीडेंट पे अवेलेबल हैं, तो जो हेल्प करेंगे हम लोगों को आगे के रिसोर्स यानी आगे की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए उसको स्टार्ट करेंगे. सो नाउ यू वांट टू गैदर द डेटा that will help you to determine what happened now, it happened and why it happened. जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उससे ये आपको पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ उस वर्क प्लेस के ऊपर. तो ये इंफॉर्मेशन को गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो कहा कि यू won't be able to document these scenes effectively unless you come prepared. जब तक कि आप प्रिपरेशन के साथ नहीं आएंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशन किट के साथ नहीं आएंगे, तब तक कि आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते. तो that is why it is said that you make sure you have put together an accident investigation kit for use during the investigation. तो आप इंश्योर करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किट है जिसको आप अपनी वर्क प्लेस इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करेंगे. और जैसा कि एज यू विल लर्न देयर आर मैनी वेज टू डॉक्यूमेंट द सीन. बहुत से तरीके होते हैं सीन को डॉक्यूमेंट्स करने के लिए. कुछ आसान होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं. इट मे बी बिकम क्विट डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू इफेक्टिवली कंप्लीट ऑल एक्शंस. तो इसके लिए टीम अप्रोच की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति बहुत सी इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकता है. मे बी कुछ इंफॉर्मेशन छूट जाए, उससे कुछ क्लूज छूट जाए जिसकी वजह से रूट कॉज का पता ही ना चले. तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कॉम्पिटेंट और एक टीम कॉम्पिटेंट टीम का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. सो द मोस्ट इफेक्टिव, साथ में कहते हैं कि द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी इज टू डॉक्यूमेंट एज मच एज पॉसिबल. जितना ज्यादा हो सके, उतना ही अधिक हो सके, उतना आप डॉक्यूमेंट्स कर लीजिए इंफॉर्मेशन को. इवन इफ यू डोंट थिंक द इंफॉर्मेशन में बी रिलेवेंट, कोई जरूरी नहीं, आपको नहीं लगता है कि यहाँ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, इवन दाउ यू नीड टू नोट डाउन, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए. मे बी वो आपके बाद में वो काम आ जाए. ठीक है ना. तो इट्स इजी टू डिस्कार्ड क्लूज और लीड्स लेटर इफ दे प्रूव टू नॉट बी यूजफुल टू द इन्वेस्टिगेशन. आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं. बाद में लगता है कि वो आवश्यक चीज नहीं है. इट्स नॉट at all easy to dig up material evidence late into the investigation. क्योंकि बाद में अगर वो आपने नोट डाउन नहीं किया तो उसको फिर से उस इंफॉर्मेशन को ले पाना, वापस रिकॉल कर पाना, ये तो इम्पॉसिबल होगा. सो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड टू गेट ऑल द डेटाबेस, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सीडेंट सीन एज मच एज पॉसिबल. जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो मैनेजमेंट जो टीम होगी इन्वेस्टिगेशन की, तो उसको अपने पास इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए. देन you need to you are working as an investigator, so you need to make some personal observation also. आप अपने कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन को भी मेंटेन करेंगे वहां पर. क्लिपबोर्ड्स इन हैंड है, कुछ नोट्स लेंगे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के. ट्राई टू इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस. आप पूरे सेंसेस अपने इन्वॉल्व करेंगे उसमें. जैसे क्या आप देख रहे हैं, साइट, हियरिंग, स्मेल एक्सेट्रा. इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे. देन गेट इनिशियल राइटिंग स्टेटमेंट्स. आप स्टार्ट करेंगे राइटिंग स्टेटमेंट्स को. इफ यू आर नॉट फॉर्चुनेट, देयर विल बी वन और मोर आइड विटनेस टू द एक्सीडेंट्स. अगर आप वहां पर मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फर्स्ट पर्सन जो उसको देख रहा है, चाहे वो वहां पर था या नहीं था, बट there will be somebody who will first look at the accident or the situation of an accident. कोई ना कोई होगा जो उसको फर्स्ट टाइम देखेगा. सो अगर आई विटनेस मिल जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड. आस्क देम टू एन इनिशियल स्टेटमेंट्स गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सीडेंट्स. उनसे तुरंत आप उनका एक स्टेटमेंट ले सकते हैं कि वो डिस्क्राइब करें कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ. साथ ही साथ यू कैन फोटोज भी आप ले सकते हैं. यू कैन टेक द फोटोज फॉर रिमेम्बरिंग. आप उसको फोटो ले सकते हैं. व्हेन टेकिंग द फोटोग्राफ्स, मेक श्योर यू स्टार्ट विद डिस्टेंस शूट. हमेशा थोड़ा दूरी से लें. एंड ग्रेजुअली मूव इन क्लोजर एज यू टेक द फोटोज. जब भी फोटो लिया जाता है तो दूरी से स्टार्ट किया जाता है, दूर से स्टार्ट किया जाता है
और उसको धीरे धीरे अप्रोच करके नियरर क्लोज जाया जाता है, ग्रेजुअली क्लोजर यू टेक द फोटोज। सो टेक फोटो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, हमेशा डिफरेंट एंगल से आप जो है वो फोटोज को लेंगे। यूज रूरल टू साइज ऑब्जेक्ट्स, हमेशा ऑब्जेक्ट को साइज करेंगे। आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग फोटोग्राफ्ड, हमेशा आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि क्या चीज फोटोग्राफ आप ले रहे हैं। व्हेन टेकिंग वीडियोस ट्राई टू गेट विटनेस टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, अगर वीडियोस आप बना रहे हैं तो उसमें भी विटनेस को भी ले लीजिए और विटनेस डिस्क्राइब करे कि वहां पर क्या हुआ था, उसको उसमें इंक्लूड कर दीजिए। देन स्केचिंग, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं स्केच बनाना। तो स्केच में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विक्टिम है, यहाँ पर लैडर है, यहाँ पर शेड है, यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, यहाँ पर एक पोल है। तो इस तरीके से हर चीज को मेंशन करना होगा आपको जब भी स्केच करेंगे। जैसे ऊपर आप जहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 1 नंबर पे क्या है, तो कहा हाई वोल्टेज लाइन है, 30 फीट हाइट के ऊपर है, इसकी ऊंचाई वायर की 30 फीट है, 25 किलो वोल्ट है। दूसरे नंबर पर पोल है, पोल यहाँ से कितनी दूरी पर है, बोला 40 फीट मेटल का है। तीसरा क्या है, थर्ड है वेदर है, वेदर क्या है, वेट है, रेनिंग है, विंड स्पीड है 20 मीटर पर आवर है, टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री है फ़ारेनहाइट पे, टाइम क्या हो रहा है तो 3 o'clock पे हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दी हैं कि हर एक चीज को मेंशन किया है कि पावर लाइन भी यहाँ से गई है, उसकी डिस्टेंस इतनी है, पोल लगा हुआ है उसकी डिस्टेंस ऐसी है, वेदर ऐसा है, टेम्परेचर इतना है, विंड वेलोसिटी इतनी है। तो हर एक पॉसिबल चीजों को, टाइम ये हो रहा है, हर एक पॉसिबल चीज को वहां पर आपने मेंशन कर लिया। तो स्केच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्केच द सीन, sketches are very important because they complements the informations in photos। आप जो स्केच बना रहे हैं वो जो फोटोज आपने ली है उससे वो इंटररिलेट करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ था, and are good at indicating in distance between the various elements of the accidents। और बहुत से जो और भी एलिमेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस एक्सीडेंट्स में, उसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा वो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू डू बिकॉज इट इस्टेब्लिशेस द पोजिशंस एविडेंसेस। ये जरूरी होता है स्केच बनाना, क्योंकि एक जो पोजीशन एविडेंसेस होते हैं वो बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल व्हेन मेकिंग स्केचेस। हमेशा साफ बनाए, छोटा बनाए, बहुत हौच पौच कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। The sketch to the right illustrate the triangulation method, which makes it possible to later pinpoint the exact location of an object. Note the small circles with the horizontal lines through them. These circles indicate where photos were taken. Also, north is indicated and all major objects are identified. तो एक सर्किल यहाँ पर दिखाई गई है, देखिए यहाँ से फोटो लिया गया है। इस तरीके से हर एक चीज को प्रॉपरली वहां पर मेंशन होना जरूरी है। देन इंटरव्यू रिकॉर्ड्स, फिर आपको इंटरव्यू करना होगा। आई विटनेस होते हैं जो विटनेस हैं। सो दैट्स राइट, डोंट जस्ट रिव्यू द रिकॉर्ड्स, आस्क क्वेश्चंस एंड दे विल गिव यू आंसर। आंसर आप इंटरव्यू करेंगे तो इंटरव्यू में बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अगर आप सेपरेट बंदे आई विटनेस मिले हैं, अगर 2 बंदे हैं तो जितने भी आई विटनेस होंगे उनको सेपरेट करके हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे 1 by 1 को। इंटरव्यू को रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में रखेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होना चाहिए। और किसी भी जब भी इंटरव्यू लेंगे तो जो सामने वाला बंदा है जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं, तो उससे हम एक ही सवाल को डिफरेंट वे में पूछेंगे, घुमा करके। और ये ट्राई टू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि क्या वो अगर एक ही सवाल को 3 बार अलग अलग समय पे बदल बदल के घुमा के पूछने से क्या उसकी स्टोरी सेम है या डिफरेंट है। अगर वो फैक्ट बोल रहा है तो उसकी स्टोरी सेम होगी, चाहे आप
कितनी बार भी घुमा करके सवाल को पूछेंगे अलग अलग समय पे। और अगर उसके अंदर उसने कुछ पर्सनली चीज़ें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नोट डाउन किए हैं या उसमें ऐड ऑन किया है या स्क्रिप्टेड है, तो वो स्टोरी चेंज कर देगा। यानी कि 2-3 स्टोरीज उनसे सुनी जाएंगी एक ही सिचुएशन की, तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर मिलेगा। तो इससे पता चल सकता है कि वो सही बोल रहा है या विटनेस या गलत बोल रहा है। इंटरव्यू बहुत ही पीसफुल होना चाहिए, काम डाउन करके इंटरव्यू लेना चाहिए। उसको पहले इंश्योर करना चाहिए कि आपको ब्लेम करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इंफॉर्मेशन को गैदर करके, और आप इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम इस टाइप के एक्सीडेंट्स को रोकने की कोशिश करेंगे। तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चूंकि हो सकता है दैट मे बी द पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड मे हैव सम काइंड्स ऑफ फेयर इन देयर माइंड, सो उसको रिलैक्स करना और सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग्स को, फैक्ट्स को निकालना, ये इंटरव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होगा। सो ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द एक्सीडेंट सीन एक्सेप्ट। जो एक्सीडेंट्स के सीन को जो डॉक्यूमेंट्स करना होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सिर्फ एक उसमें से नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं। जैसे टेकिंग द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस, यस इट इज द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एक्सीडेंट सीन। टेकिंग इनिशियल रिटन स्टेटमेंट्स, मेकिंग पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये भी पार्ट है। प्लेसिंग वार्निंग टेप्स अराउंड द एक्सीडेंट सीन्स, ये भी ठीक है। टेकिंग इनिशियल रिटन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। थर्ड स्टेप में होता है कंडक्ट इंटरव्यूज। जैसा ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंटरव्यूज में बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और वो बातें क्या हैं, वो टेल द इंटरव्यू द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, हमेशा जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं उसको पर्पस बताइए। नॉट प्लेस ब्लेम, उसके ऊपर ब्लेम मत लगाइए। डू नॉट इंटरव्यू मोर देन 1 पर्सन एट टाइम, एक से अधिक का कभी इंटरव्यू नहीं लीजिए। द फैक्ट चेंजेस व्हेन अदर्स आर लिसनिंग, जब एक दूसरे से सुन रहे होते हैं तो वो फैक्ट को चेंज कर देते हैं। तो आस्क फॉर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, हमेशा जो सिचुएशन या इंसिडेंट हुआ है उससे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को पता करिए। देन सिंपली हैव द विटनेस टेल यू व्हाट हैपेंड। फिर उसके बाद सिंपली उससे पूछे क्या हुआ था। लेट देम टॉक, उनको समय दीजिए, और यू जस्ट लिसन, आप सुनिए। इंटरव्यू जिसे ले रहे हैं उसको बोलने का समय दीजिए। डोंट आस्क देम इफ they can explain what happened, because they may be respond with a simple no, and that's that। तो कभी भी ऐसा सवाल मत पूछिए जिसमें उसको यस एंड नो में आंसर देना हो। ऐसा क्वेश्चन पूछिए जिसमें उसको थोड़ा सा बोलने का मौका मिले। उसके बाद गो टू द सीन टू इंटरव्यू इफ यू कैन, आप सीन पे जाइए। अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो उसको लेके जा सकते हैं वहां पर समझने के लिए। इफ यू कैन नॉट फाइंड एन ऑफिस और मीटिंग रूम दैट द इंटरव्यूज कंसीडर्स अ नेचुरल लोकेशन, तो आप उसको सीन पे भी ले आके पूछ सकते हैं। पुट द पर्सन एट ईज, हमेशा उसको काम डाउन करिए, उसको एक्सप्लेन करिए अपने रूल्स को, पर्पस को। सिंसियरली एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग द एक्सीडेंट्स, उससे उससे जो है एक्सप्रेस करिए अपना कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, उसको आप बताइए प्रॉपर तरीके से, तभी वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। बी फ्रेंडली, हमेशा फ्रेंडली बनिए, अंडरस्टैंडिंग हुई, ओपन माइंडेड रहिए, काम डाउन रहिए, अनहरीड रहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, डोंट इंटरप्ट, कभी लीडिंग क्वेश्चन मत पूछिए, कभी इंटरप्ट मत करिए उसको जब बोल रहा है तो। एंड डोंट मेक एक्सप्रेशंस, कभी भी एक्सप्रेशन मत पे करिए, बहुत ही सिंपल और न्यूट्रल फेस लेके बैठिए। फेशियल फेस आपका न्यूट्रल होना चाहिए, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। वर्बल में भी आपका एक्सप्रेशन न्यूट्रल होना चाहिए, और अप्रूवल और डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन मत दीजिए कभी भी। तो हमेशा न्यूट्रल रह करके बात करिए। So do ask open-ended questions and avoid closed-ended questions that requires a simple yes and no answer. सवाल हमेशा open-ended पूछिए, कभी भी close-ended सवाल मत पूछिए जिसपे उसको सिर्फ yes और no पे आंसर देना हो, है ना। आंसर को चेंज करिए, बदलिए, और उसके बाद फिर जो है उसको सही तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चंस को हमेशा पुट करिए, ठीक है। तो ऐसा ना क्वेश्चन होना चाहिए क्लोज एंडेड कि वो यस में बोल दिया बस खत्म, नो में बोल दिया खत्म। तो अवॉइड आस्किंग व्हाई यू,
हमेशा आप उसके बारे में डायरेक्टली मत पूछिए कि वाई यू वर देयर, आप वहां पर क्यों थे, वट यू आर डूइंग देयर, डायरेक्टली आप उस पर पुट मत करिए. So why you questions, as these types of question tend to make people respond defensively. उसको ऐसा लगेगा कि ब्लेम हो रहा है हमारे ऊपर, तो ऐसा मत पूछिए. Repeat the facts and sequence of event back to the person to avoid any misunderstanding. हमेशा रिपीट करिए फैक्ट्स और सीक्वेंस को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होना चाहिए. टेक नोट्स, लेट्स द इंडिविजुअल रीड योर नोट्स सो दैट दे कैन करेक्ट इन inaccuracy. अगर बनाइए नोट्स में नोट डाउन करिए, उसके बाद उसको बताइए कि अगर कुछ चेंजेस इसमें करना चाहता है या कुछ चीज भूल गया था या कुछ चीज गलत हमने समझी है तो उसके बारे में डिस्कस करिए. देन डोंट रिकॉर्ड द इंटरव्यू अनलेस यू गेट परमिशन. उससे परमिशन ले करके, मैनेजमेंट से परमिशन ले करके ही इंटरव्यू को रिकॉर्ड करिए. इफ द इंटरव्यू वांट टू हैव सम विटनेस द इंटरव्यू, दैट्स फाइन. अगर जो इंटरव्यूज है वो विटनेस बनना चाहता है तो दैट्स फाइन, बट यू कैन नॉट फोर्सफुली मेक देम विटनेस. Ask for the interview's opinion about what can be done to prevent another accident. हमेशा उससे ओपिनियन लीजिए कि वो क्या किया जा सकता है, उससे इस तरीके के एक्सीडेंट से दोबारा बचने के लिए क्या कर सकते हैं. Think and thanks the interview and ask them to contact you if they think of anything else that might be helpful. तो उनको थैंक्स बोलिए बाद में, इंटरव्यू फिनिश होने के बाद उनको ये भी कहिए कि अगर आपको कुछ पार्टिसिपेट करना है, बताना है, कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करिए. वे और भी हेल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उनको मेक देम फील फ्री. देन क्वेश्चन पुट होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यूज. क्या पर्पस होता है? तो टू एस्टेब्लिश हु इज प्राइमरली एट फॉल्ट, नहीं. टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंटरव्यूज, नो. टू गेट द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंड, टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ इंजरीज एंड डैमेज. टू गेट एन एक्यूरेट पिक्चर्स ऑफ व्हाट हैपेंड. इंटरव्यू इसीलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि आपको रियल पिक्चर पता चल सके कि रियल सिचुएशन, रियल पिक्चर है क्या, कैसी घटनाएं घटी या क्या हुआ वहां पर. फिर स्टेप 4 में डेवलप सीक्वेंस ऑफ इवेंट. एक सीक्वेंस को आप ड्रॉ करते हैं कि ऐसा हुआ. सो फॉर यू हैव कलेक्टेड लॉट्स ऑफ फैक्चुअल डेटा. अब जब आप आप कलेक्ट कर लेते हैं बहुत से फैक्चुअल डेटा को, तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को आप ड्रॉ करते हैं कि ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर कैसे हुआ, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. Assessment versus analysis. It's important to know that you are not gathering all of the information. ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर रहे हैं just to conduct a assessment of what was and what not present immediately prior to the accidents. You are actually conducting analysis to determine especially how surface causes behavior and conditions and the underlying root causes system weakness contribute to an accident. ध्यान रहे, सिर्फ एनालिसिस के लिए आप इंफॉर्मेशन अभी आप गैदर कर रहे हैं, असेसमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन आप A to Z आप कलेक्ट कर रहे हैं. सिर्फ एनालिसिस के लिए आप कर रहे हैं जिसके अंदर आपको ये पता चले, एनालाइज कर सकें कि कौन कौन से सरफेस कॉजेस थे उस एक्सीडेंट्स के पीछे, और वो सरफेस कॉजेस का जो मेन कारण अंडरलाइन कॉज या अंडरलाइंग रूट कॉज था वो क्या था. जैसे सिस्टम वीकनेस. भाई अगर किसी एक फॉर्कलिफ्ट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है ब्रिक फेल होने की वजह से, किसी आदमी को ठोकर मारी है, तो पता ये चलता है कि जो पहली चीज की जो वर्कर जो जिसको चोट लगी थी उसने रूल्स को फॉलो ना किया. पेडिस्ट्रियन की जगह पर जो क्रॉस बनाया गया था, जहां से रोड क्रॉस करनी थी वहां से ना करके, और वो जो फॉर्कलिफ्ट का जो रूट था वहां से वो रोड को क्रॉस कर रहा था. तो ऐसा क्यों था? ये जो अंडरलाइन कॉज हम लोगों को दिखाई दिया, सॉरी सरफेस कॉज जो दिखाई दिया वो बिहेवियर से था, कि वो वर्कर्स का बिहेवियर ऐसा था. तो बिहेवियर क्यों था? क्योंकि वहां पर सिस्टम वीकनेस देखी गई, मैनेजमेंट फेल था, सुपरविजन में मैनेजमेंट फेल था बिहेवियर को चेंज करने में, तो इसलिए सिस्टम की वीकनेस भी वहां पर देखी जाएगी. तो रूट कॉज जो था वो मैनेजमेंट वीकनेस था या सिस्टम वीकनेस था, जिसकी वजह से वो सरफेस कॉज क्रिएट हुआ था. ठीक है. सो जो असेसमेंट वर्सेस एनालिसिस, यहाँ पर एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है. सो एनालिसिस डिफाइंड कैसे, एनालिसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? वेबस्टर डिफाइन एनालिसिस एज द सेपरेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल
जो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक वर्ड आता है, तो वर्ड एनालिसिस के बारे में कहा गया कि एनालिसिस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल और सब्सटेंशियल होल इनटू इट्स पार्ट फॉर इंडिविजुअल स्टडी। सेपरेट कर देना, जो इंटेलेक्चुअल एक दूसरे के जुड़े हुए हैं ना, सब्सटेंशियल जो हैं उनको अलग अलग करके फिर उसके बाद फिर उसको इंडिविजुअल स्टडी करना, है ना, जैसे एक स्टेप में तोड़ करके दूसरे स्टेप में तोड़ करके, तो इसी को हम लोग एनालिसिस कहते हैं। So the accident is a complicated process of individual event leading up to and including the main event। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ना इंडिविजुअल इवेंट का, जिसके अंदर बहुत से इवेंट होते हैं, इसमें से एक मेन इवेंट होता है। When an accident occur, we need to separate or break down the whole accidents into its component parts for the study to determine how they contribute to the accident। जब हम एक्सीडेंट्स को एनालिसिस करते हैं, एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो क्या करना होता है कि वही एक्सीडेंट्स के जो स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं होल एक्सीडेंट्स के पार्ट्स को। देन उसके बाद एक एक पार्ट्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसके रिगार्डिंग। द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर देन द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर चैलेंजेस, ये चैलेंज इज टू इफेक्टिवली assess each event to identify the presence or the absence of behavior and conditions and then analyze those behavior and conditions। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो उसका एक चैलेंज होता है कि वो इफेक्टिवली एसेस करता है, कि आइडेंटिफाई करता है क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या चीज़ें एब्सेंस हैं, है ना, वो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उसको उसी तरीके से डील करता है, हैंडल करता है उसको। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस की क्या डिफिनेशन होती है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या था, सेपरेट द होल इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्ट फॉर स्टडी, सेपरेट कर देना। फिर एनालाइजिंग ईच इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं ईच इवेंट्स को एनालाइज करना, जितने भी आपने जो तोड़ा है, आपने जो स्टेप्स में आपने उसको बांटा है, उस हर एक इवेंट को आप उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है वो एनालाइज करेंगे। We will discuss the rest of part in our next lectures. Thank you so much.